हेलो एवरीवन, मैं रमन कुमार रजन स्वागत कर रहा हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की चर्चा का विषय है एसपी ऑर्डर नंबर 22 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, जो कि 14/11/2023 को रिलीज हुआ था। और सबसे पहले जानते हैं इसके सब्जेक्ट के बारे में। इसका सब्जेक्ट क्या है? इसका सब्जेक्ट है सर्कुलेशन ऑफ अमेंडमेंट्स इन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2023, नेशनल टाइम डिपॉजिट स्कीम 2019 और पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2019। तो सिंपली आप लोगों को क्या ध्यान रखना है कि जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2023 है और टाइम डिपॉजिट टीडी स्कीम 2019 है और पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2019 है, इनमें कुछ सुधार किए गए, अमेंडमेंट्स किए गए। तो अमेंडमेंट्स में क्या है कि इनमें जो भी रूलिंग्स हैं, जो भी क्लॉजेस हैं, जो भी रूल्स हैं, उन रूल्स में कुछ में अमेंडमेंट्स होगा। कुछ पुराने रूल्स को अब नए रूल्स से चेंज कर दिया जाएगा, यानी कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है उनको अब रिप्लेस कर दिया जाएगा न्यू प्रोविजन से। और कुछ प्रोविजन इनमें इंसर्ट किए जाएंगे, यानी कि नए डाले जाएंगे। तो वन बाई वन सारी चीजों पे देखते हैं अपन लोग इनमें क्या है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखें कि जो GSR 829E है, इसका मतलब है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2023 फोर्थ अमेंडमेंट। GSR 830E का मतलब है नेशनल सेविंग टाइम डिपॉजिट फोर्थ अमेंडमेंट स्कीम 2023। GSR 831E का मतलब है प्रोविडेंट पब्लिक प्रोविडेंट फंड स्कीम 2023। ये भी अमेंडमेंट्स है। तो इनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स है, सबसे पहले इनके बारे में जानेंगे। सबसे पहले वन बाई वन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 में जो अमेंडमेंट है उनको जानेंगे, जो भी चेंजेस किए गए हैं उनको जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे कि जो नए रूल्स इनमें इंसर्ट किए गए। नए रूल का मतलब है कि कुछ क्लॉज जोड़े गए हैं। जैसे जो पहले का जो रूल नंबर 6 है, उसका सब क्लॉज 1 है, उसका भी क्लॉज नंबर 3, यानी कि 6 का पार्ट 1 और 1 का भी पार्ट 3, उसमें अब एक नया प्रोविजन जोड़ा गया है। क्या जोड़ा गया है कि जब भी आपका अकाउंट क्लोज होगा तो उसको क्या करना है, इन केस ऑफ अकाउंट इज क्लोज बिफोर एक्सपायरी ऑफ 1 year फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सटेंशन एज मेंशन्ड इन सब पैराग्राफ, एंड amount equal to 1% of the deposit shall be deducted and the balance shall be paid to the account holder। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के जो अकाउंट्स हैं वो सामान्यतः 5 वर्ष के लिए खोले जाते हैं और इनको हम लोग 3 साल के लिए और आगे बढ़ा सकते हैं, यानी कि टोटल हम लोग इसे एक अकाउंट को 8 साल तक इसको रन कर सकते हैं। मान के चलते हैं कि अगर किसी ने 5 साल के लिए अकाउंट खोला और इसकी एक्सपायरी से मतलब 5 साल कंप्लीट होने से पहले, कितना पहले, 1 साल पहले, यानी कि लगभग अकाउंट को जब 4 साल कंप्लीट होने को होंगे, तब हम लोग एक एप्लीकेशन देते हैं पोस्ट ऑफिस में इस अकाउंट को एक्सटेंशन के लिए कि आगे इसे फर्दर 3 साल के लिए बढ़ा दिया जाए। लेकिन जैसे ही अकाउंट बढ़ेगा 3 साल के लिए, मान के चलते हैं कि अकाउंट को अभी 5 साल और लगभग 11 महीने, यानी कि पूरे 6 साल नहीं हो पाए हैं, एक्सटेंशन के बाद लगभग 1 साल पूरा नहीं हो पाया है। तो उस केस में क्या करना है आपको कि जो आपका अमाउंट है उसका 1%, जैसे अगर किसी ने SCSS 5 लाख की करवाई हुई है तो 5 लाख का 1% अमाउंट आपको काट के आपको जो भी इंटरेस्ट है विद इंटरेस्ट आप लोगों को देनी होती है। तो इंटरेस्ट इसकी क्वार्टरली अकाउंट में जमा हो जाती है। अगर किसी की ड्यू है तो आप लोग पे कर सकते हैं। बाकी आप लोगों को 5 लाख का 1% काट के देना होता है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। इस तरीके से ये एक नया रूल इसमें ऐड किया गया है। नेक्स्ट, दूसरा क्या चेंजेस किया गया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम 2019 है, उसमें कुछ जो पुराने रूल्स हैं उनको अब नए रूल्स से चेंज कर दिया गया है। क्या चेंज किया गया है? तो रूल नंबर 3 का 1, उसका क्लॉज नंबर 2, उसमें क्या प्रोविजन था पहले कि अगर किसी व्यक्ति की एज 55 ईयर्स हो या 55 ईयर प्लस हो, लेकिन 60 साल से कम हो, 60 साल से कम हो, कब? जब वो रिटायर्ड हो रहा हो उस समय पे, या फिर जो डेट ऑफ ओपनिंग है इस स्कीम के तहत जो भी अकाउंट्स पहले खोले जाते थे उनमें क्या होती कि 55 ईयर से कम का होना चाहिए, ये था। और उसमें क्या था कि जो रिसिप्ट है ना, जो 1 month ऑफ द डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट,
यानी कि इस तरीके से समझे कि एक कोई व्यक्ति है, ये रिटायर्ड हो रहा है और ये सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, और एज अभी इनकी कंप्लीट नहीं हुई है, 55 के आसपास है। लेकिन तब क्या करते थे कि जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की जो रिसीट्स होती थी, उनको विद इन मंथ्स हम लोगों को प्रोवाइड करवानी होती थी पोस्ट ऑफिस को। लेकिन अभी क्या करना है कि आप लोगों को जो डेट ऑफ रिसीट्स है किसकी, रिटायरमेंट बेनिफिट्स की, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ डिसबर्सल ऑफ सच रिटायरमेंट बेनिफिट्स का, इन सब के लिए अब 1 महीने से बढ़ा करके अब टाइम पीरियड 3 महीने का कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया है कि जो यहाँ से चेंज किया गया है रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बाद में कि एम्प्लॉयमेंट हेल्ड एंड पीरियड ऑफ द सच एम्प्लॉयमेंट विद द एम्प्लॉयर। इसमें सिंपली क्या करना है आपको कि रिटायरमेंट बेनिफिट्स हो या फिर जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को डेथ होने के बाद में, एडमिसिबल है, उसका भी आप लोग प्रूफ लगा सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि सिर्फ और सिर्फ दो चीजें चेंज की गई है। क्या चेंज की गई है कि जो टाइम पीरियड 1 महीने का मिलता था वो अब 3 महीने का हो गया है, और साथ के साथ में एक लाइन यहाँ से चेंज हुई है। यहाँ से आपको रिटायरमेंट बेनिफिट्स के बाद में ये एक लाइन जोड़ी गई है, इसको भी आप लोगों को। तो जो लोग पीए की तैयारी कर रहे हैं, एसए की तैयारी कर रहे हैं, या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं, या पोस्टल या मेलगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, वो इस एसबी ऑर्डर में से उनके लिए कुछ खास बेनिफिट नहीं होने वाला है। लेकिन जो लोग आईपी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या अदर जो एग्जाम जैसे ग्रुप बी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये जो एसबी ऑर्डर है वो काफी महत्वपूर्ण है, उनको ये पढ़ना ही था। और बाकी के जो प्रोविजन है इसमें सेम है। नेक्स्ट फिर यहाँ पर एक लाइन और जोड़ी गई है, और वो लाइन जुड़ेगी, प्रोवाइड फर्दर दैट द स्पाउस ऑफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय शेड बी अलाउड टू ओपन एन अकाउंट अंडर दिस स्कीम इफ द गवर्नमेंट एम्प्लॉय हु हैज अटेन्ड द एज ऑफ 50 ईयर एंड हैज डाइड इन हार्नेस सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ अदर स्पेसिफाइड कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और उसकी डेथ 50 की एज के आसपास हो जाती है, और इनकी जो मिसेज है, या अगर ये मिसेज गवर्नमेंट में है तो जो उनके मिस्टर है यानी कि हस्बैंड है, वो भी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का अकाउंट खुलवा सकते हैं। बाकी की जो अदर कंडीशंस है वो अगर फुलफिल होती है तो। कहने का मतलब है कि एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मेल है तो उनकी फीमेल का अकाउंट, गवर्नमेंट एम्प्लॉय फीमेल है तो उनके मेल का अकाउंट सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम का खोला जा सकता है। कब? जब उनकी डेथ लगभग 50 की उम्र के आसपास हो जाती है, एट द एज ऑफ 50 ईयर, और उनकी डेथ भी हो जाती है, उसमें लिखा हुआ है एंड हैज डाइड, ये भी लिखा हुआ है। और बाकी की जो कंडीशंस है वो सारी आपकी फिल होनी चाहिए, यानी कि वो कंप्लीट होनी चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, रूल नंबर 4 का एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है कि इसमें क्या करना है कि जो आपकी ये वाली जो लाइन है, ये वाली प्रोविडेंट फंड ड्यूज रिटायरमेंट और सुपर एनुएशन ग्रेचुटी, और यहाँ पर क्या हुआ है कि डेथ ग्रेचुटी है, ये दोनों में क्या अंतर है। मान के चलते हैं कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ये अगर लाइव है, लाइव का मतलब ये अभी जिंदा है। दूसरा गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो मृत्यु हो गई है। गवर्नमेंट एम्प्लॉय जब रिटायरमेंट होता है तो उनको कंप्लीट करने के बाद में, सर्विस कंप्लीट करने के बाद में उनको एक ग्रेचुटी अमाउंट मिलती है, जैसे सुपर एनुएशन ग्रेचुटी बोलते हैं, यानी कि कंप्लीट सर्विस करने के बाद में उनको ग्रेचुटी मिलती है। दूसरा डेथ ग्रेचुटी का क्या मतलब है कि सर्विस करते हुए अगर किसी की डेथ हो जाती है गवर्नमेंट एम्प्लॉय की, तो उनको भी ग्रेचुटी मिलती है, लेकिन उस ग्रेचुटी को सुपर एनुएशन ग्रेचुटी नहीं कहते हैं, डेथ ग्रेचुटी कहते हैं। तो यहाँ पर एक डेथ ग्रेचुटी शब्द भी जोड़ा गया है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। सेम वही एक लाइन और जोड़ी गई है, इफ द एम्प्लॉय डाइड इन द हार्नेस द रिटायरमेंट बेनिफिट शेल आल्सो मीन द अबव मेंशन्ड बेनिफिट। सिंपली वही है कि एक लाइन ये जोड़ते जा रहे हैं कि अगर रिटायरमेंट के टाइम पर या 50 के एज के आसपास में अगर एम्प्लॉय की डेथ हार्नेस की वजह से होती है तो उनको भी इस स्कीम के तहत जो रूल्स हैं उनमें भी छूट दी जाएगी। नेक्स्ट रूल नंबर 5 का सब नंबर 7 पे देखें, अगर कोई अकाउंट एक्सटेंड हुआ है मैच्योरिटी के बाद में, ठीक है, तो डिपॉजिट क्या करनी है, उस अकाउंट के जो डिपॉजिट्स हैं उन पे भी इंटरेस्ट मिलेगी। और कब तक मिलेगी, डेट जो डेट ऑफ मैच्योरिटी है
कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब है कि अगर कोई अकाउंट है, 5 साल के लिए अकाउंट कोई खोला गया और किसी ने इसको एक्सटेंड नहीं करवाया है, ऑटोमेटिक एक्सटेंड नहीं होता है कोई अकाउंट। या तो कहना पड़ता है कि एक्सटेंड कर दो, या फिर एक एप्लीकेशन देनी होती है कि या तो मेरा अकाउंट एक्सटेंड कर दो, या फिर एक सर्टिफिकेट देना होता है कि बिलिंग देनी होती है कि मेरा अकाउंट ऑटोमेटिक इस अवधि के बाद में एक्सटेंड कर दिया जाए। लेकिन कुछ अकाउंट एक्सटेंड हो जाते हैं, लेकिन कब होते हैं वो? कि सिस्टम की मिस्टेक से कई बार एक्सटेंड हो गए और कंप्लीट उनको 5 साल होने के बाद में एक्सटेंड हो गए, लेकिन कस्टमर नहीं चाहता है कि वो एक्सटेंड हो। उस केस में क्या करना है कि जो अमाउंट है ना, जो इंटरेस्ट है, वो मैच्योरिटी टाइम तक ही देनी है, यानी कि 5 साल के तक ही वो पैसा आप लोगों को, जो 5 साल के लिए जो टाइम पीरियड होता है उसी पर ही आपको इंटरेस्ट देनी होती है। लेकिन इसमें क्या चेंज कर दिया गया है अभी, कि ऑन द डेट ऑफ एक्सटेंडेड मैच्योरिटी। एक्सटेंडेड मैच्योरिटी का मतलब है कि अगर आपने 3 साल के लिए अकाउंट एक्सटेंड करवाया है, तो यहाँ पर भी आप लोगों को इंटरेस्ट है वो एक्सटेंडेड मैच्योरिटी तक, जितना भी टाइम पीरियड हुआ है वहां तक आपको इस स्कीम पर जो इंटरेस्ट रेट है उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट्स होंगे। नेक्स्ट, रूल नंबर 7 का एक देखें। 7 नंबर का रूल है, उसका सब क्लॉज नंबर 1 क्या कहता है कि जो डिपॉजिट की जाती है अकाउंट ओपनिंग के टाइम पर, या फिर एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर और एक्सपायरी द 8 ऑफ ईयर, यानी कि या तो आपका अकाउंट जब ओपन हुआ था उस समय जो आप लोगों ने इसमें जमा की थी वो, या मैच्योरिटी जब 5 साल की हो जाएगी उस समय पर जो अमाउंट है, या अगर आप लोगों ने एक्सटेंड करवा दिया इसको 3 साल के लिए तो 8 साल बाद में है। तो where the account extended under paragraph 8 from the date of opening of the account on the application in council। तो इसमें यही है कि आपकी जो इंटरेस्ट है, इसमें क्या है कि जो डिपॉजिट आप लोगों ने की है खाता खोलने के समय पर, वो उसी समय पर पेड करनी है। ठीक है। और इसमें चेंज क्या हुआ है कि द डिपॉजिट मेड एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग अकाउंट शैल बी पेड ऑन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 5 ईयर और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ईच ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर। इसमें क्या है, इसमें क्या चेंज किया गया है? तो आप लोग इस तरीके से समझे कि एक अकाउंट ओपन किया गया, एक अकाउंट को 5 साल हो गए, एक अकाउंट को 8 साल हो गए। एक अकाउंट ऐसा है जिसको 5 साल हो गए हैं, देन उसके बाद में उसको 6 साल भी होंगे, देन उसके बाद में उसको 7 साल भी होंगे, देन उसके बाद में उसको 8 साल भी होंगे। अभी क्या करना है कि जो 3 साल के लिए जो अकाउंट बनाया गया है, 3 साल के लिए जो अकाउंट बढ़ाए गए हैं, इनको क्या करना है? प्रोवाइडेड दैट आफ्टर क्लोजर ऑफ द एग्जिस्टिंग अकाउंट और अकाउंट्स, न्यू अकाउंट्स और अकाउंट्स में भी ओपन अगेन एज रिक्वायर्ड बाय द डिपोजिटर। कहने का मतलब ये है कि या तो आपके जो ऑलरेडी अकाउंट है वो क्लोज करवा दिए जाए, या आपके नए अकाउंट खोलने हैं वो भी खोले जाए, तो वो भी अभी खुल सकते हैं। लेकिन जो मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो रीच नहीं करनी चाहिए, और मैक्सिमम डिपॉजिट की जो लिमिट है वो सीनियर सिटीजन स्कीम पर 30 लाख रुपए है, 30 लाख रुपए की है। इस बात का ध्यान रखना है। देन रूल नंबर 7 का जो सब क्लॉज नंबर 2 है, उसके प्रोविजंस देखें। उसमें क्या है कि प्रोवाइडेड फर्दर दैट इन केस ऑफ अ जॉइंट अकाउंट और वेयर द स्पाउस इज द सोल नॉमिनी, the spousee may continue the account on the same terms and conditions as specified under this scheme if spouses meet eligibility condition under the scheme on the date of the account holder। सिंपली इसमें क्या बताया गया है? इसमें यह बताया कि कोई अकाउंट होल्डर है, मान के चलते हैं ये मेल है, और मेल के साथ में फीमेल ही इस अकाउंट को ज्वाइंट रूप से खुलवा सकती है। आप लोग ध्यान रखें, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में ज्वाइंट अकाउंट सिर्फ और सिर्फ एक ही कंडीशन पर खोला जाता है, और वो कंडीशन ये है कि अगर मेल अगर एलिजिबल है तो वो फीमेल के साथ में अपनी के, और फीमेल है तो वो अपने मेल के साथ में, यानी कि पति पत्नी यानी कि स्पाउस ही मिलके उस ज्वाइंट अकाउंट को खुलवा सकते हैं। लेकिन अगर इनमें से किसी एक की डेथ हो जाती है, या अकाउंट मान के चलते हैं एक नाम से है, मेल के नाम पे है या फीमेल के नाम पे है, और इसमें नॉमिनी कौन है? मेल वाले में फीमेल है और फीमेल वाले में उनका मेल है, यानी कि स्पाउस है, आपस में पति पत्नी है आपस में। तो पति की मृत्यु होने पर पत्नी भी उस अकाउंट को चला सकती है, अगर वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स के जो रूल्स हैं उनको पूरी तरीके से फॉलो करे। पूरी तरीके से फॉलो से मतलब उनकी जो एज है वो
50+ हो, इस तरीके की जो लिमिट्स हैं वो सारी फुलफिल हो तो उस केस में रन कर सकती है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी इसमें क्या सुधार किया गया है? इसमें ये सुधार किया गया है कि जो स्पाउस मे कंटिन्यू द अकाउंट बाई अप्लाइंग टू द अकाउंट ऑफिस। इसका मतलब ये है कि फीमेल और मेल या मेल या फीमेल, यानी कि पत्नी की मृत्यु होने पर पति और पति की मृत्यु होने पर पत्नी इस अकाउंट को चला तो सकती है, लेकिन कब चला सकते हैं? इसके लिए जहां पर उनका खाता है उस पोस्ट ऑफिस में जाकर के उनको एप्लीकेशन देनी होगी, उसके बाद में ही इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। रूल नंबर 8 का क्लॉज नंबर 8 में क्या है कि द अकाउंट होल्डर मे एक्सटेंड द अकाउंट फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 3 ईयर बाय मेकिंग एन एप्लीकेशन इन फॉर्म 4 विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसमें सिंपली क्या बताया हुआ है? इसमें ये बताया हुआ है कि 5 साल का कोई अकाउंट है वो सीनियर सिटीजन का खोला हुआ है और उसको लगभग 4 साल कंप्लीट होने को है, और इस 1 साल के बीच में, 4 से 5 साल होने के बीच में जो 1 साल का लगभग जो टाइम है, उससे पहले पहले अगर कोई सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के अकाउंट को एक्सटेंड करवाना चाहता है एप्लीकेशन दे करके, तो फॉर्म 4 में जाकर के वो एप्लीकेशन दे तो उनका जो अकाउंट है वो एक्सटेंड हो जाता था। लेकिन अभी इसमें क्या चेंज हुआ है? उसमें ये चेंज हुआ है कि अकाउंट होल्डर एक्सटेंड तो करवा सकता है, मतलब पीरियड ऑफ 3 ईयर, 3 साल के लिए करवा सकता है। फॉर्म 4 में उनको देना है, कब देना है? डेट ऑफ मैच्योरिटी से 1 साल पहले, या फिर फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ ईच ब्लॉक पीरियड ऑफ द 3 ईयर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मान के चलते हैं कि 3 साल पहले कोई अकाउंट 5 साल के लिए खोला गया, इसको 3 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया, टोटल इसको हो गए 8 साल। ठीक है, अब ये जैसे ही 3 साल पूरे होंगे उसके बाद में फिर इसे एक्सटेंड करवाया जा सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ ईच ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। समझ में आया? 3 साल के पीरियड के बाद में भी आपको इसे फर्दर एक्सटेंड करवा सकते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, द एक्सटेंशन ऑफ द अकाउंट 8 नंबर का जो रूल नंबर 8 है उसका सर्कुलर नंबर 2 में चेंज किया हुआ है, उसके बारे में जानते हैं। द एक्सटेंशन ऑफ अकाउंट under subparagraph 8 shall be deemed to be have been made from the date of maturity irrespective of the date of application। इसमें क्या बताया हुआ है? इसमें ये बताया हुआ है कि अकाउंट को हम लोग एक्सटेंड तो कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? डेट ऑफ मैच्योरिटी से देखेंगे हम लोग, जो भी कंडीशन है ना डेट ऑफ मैच्योरिटी से देखेंगे। डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है इसको नजरअंदाज किया जाएगा। लेकिन अभी क्या चेंज किया गया कि ये सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन फ्रॉम द डेट ऑफ एंड ऑफ ईच ब्लॉक पीरियड ऑफ 3 ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ द डेट। इसमें ये कह दिया गया है, क्या कह दिया गया है कि कोई 5 साल के लिए कोई अकाउंट है वो खोला गया, 3 साल के लिए उसको हम लोग एक्सटेंड करवा सकते हैं। अभी क्या कहा गया है कि इस 3 साल के पीरियड को कंप्लीट होने के बाद भी फर्दर 3 साल के लिए हम लोग एक्सटेंड कर सकते हैं। इसमें भी हम लोग डेट ऑफ मैच्योरिटी को देखेंगे, इस वाली जो 3 साल वाली है उसको ही देखेंगे, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, 8 नंबर का जो क्लॉज है, रूल नंबर 8 है उसका सब क्लॉज नंबर 3 देखते हैं। इसमें एक्सटेंशन ऑफ एन अकाउंट अंडर सब पैराग्राफ 1 सेल बी अवेलेबल ओनली वंस। इसका मतलब सिंपल सा ये था कि 5 साल के बाद में सिर्फ और सिर्फ आप एक बार इस अकाउंट को 3 साल के लिए एक्सटेंड करवा सकते थे, यानी कि एक अकाउंट को आप लोग अधिकतम 8 साल के लिए चला सकते हैं। लेकिन अभी क्या हुआ है कि अभी इन्होंने कह दिया कि आप 3-3 साल के लिए आप इस अकाउंट को आगे बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप लोग अगर चाहें तो पहले 5 साल के लिए अकाउंट खोलें, फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड करें, फिर 3 साल के लिए एक्सटेंड करें, फिर 3 साल के लिए, इस तरीके से आप कितनी बार भी एक्सटेंड कर सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन का जो पीरियड है वो यहाँ से काउंट होगा, यानी कि जो 3 साल कंप्लीट होंगे ना इसके बाद में आप लोग एप्लीकेशन दे पाएंगे, यहाँ से आपके जो रूल्स है वो लगेंगे। नेक्स्ट आप लोगों को क्या ध्यान रखना है? सेकंड स्कीम टीडी 2019 में क्या चेंजेस किए गए हैं? तो इसमें नया कुछ नहीं है, इसमें पुराने रूल्स को ही चेंज किया गया है। तो रूल नंबर 8 में क्या लिखा था? प्री मेच्योर क्लोजर से संबंधित है, और ये था कि प्री मेच्योर क्लोजर ऑफ एन अकाउंट शैल बी अलाउड ऑन एन एप्लीकेशन बाय अकाउंट होल्डर इन फॉर्म 4। और फॉर्म 4 में क्यों देंगे वो एप्लीकेशन? नो डिपॉजिट शैल बी विथड्रॉन बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। इसका मतलब क्या है? कोई टीडी अकाउंट खोला गया है, इसको प्री मेच्योर रूप से क्लोज करना है। फॉर्म नंबर 4 में आप लोग एप्लीकेशन दे करके आप इसे प्री मेच्योर क्लोज करवा सकते हैं।
कब करवा सकते हैं? जब इस अकाउंट को 6 मंथ कंप्लीट हो जाए डेट ऑफ ओपनिंग से, तब करवा सकते हैं। इस रूल में कोई चेंज नहीं किया गया, आज भी ये रूल है। लेकिन रूल में कहाँ चेंज किया गया उसको देखें। बी पॉइंट क्या है कि 1 ईयर, 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर की जो टीडी है, इनको आप लोग 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद में आप लोग इसे क्लोज कर सकते थे, बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, यानी कि 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद तो क्लोज करवा सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपायरी तो इसके को 1 ईयर हो जाए फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, डेट ऑफ डिपॉजिट से। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप लोग इस तरीके से समझिए कि एक अकाउंट 1 साल के लिए खोला गया, तो इसे आप 6 मंथ के बाद में प्रीमेच्योर रूप से क्लोज करवा सकते हैं। 2 साल के लिए कोई अकाउंट खोला गया, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए भी सेम पीरियड था। लेकिन अभी आप लोगों को क्या करना है? अभी आप लोगों को क्या करना है कि वेयर आर डिपॉजिट इन 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर अकाउंट, ये जो 5 ईयर अकाउंट था ना, ये यहाँ से अब इसको विड्रॉ कर लिया गया है, इसको अब हटा दिया गया है। ये 5 ईयर का जो कंडीशन थी ना, 5 ईयर की टीडी को आप 6 मंथ के बाद में क्लोज करा था, वो सारी चीजें अब हटा दी गई हैं। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी पहले क्या रूलिंग थी? एक तो ये थी कि 6 मंथ के बाद में आप लोग क्लोज करवा सकते हैं। देन दूसरा क्या था? दूसरा भी आप एक पढ़े। दूसरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? बट बिफोर द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट, इंटरेस्ट शैल बी पेबल टू द अकाउंट होल्डर एट द रेट ऑफ एप्लीकेबल पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट फॉर कंप्लीटेड मंथ। इसमें क्या था? इसमें यह है कि अगर कोई आपका 2 साल की टीडी है और इसे आप 1 साल 5 महीने बाद में क्लोज करवाना चाहते हैं, तो सिंपल सा आप लोग ध्यान रखिए कि जो 1 साल कंप्लीट हो गए, इस पर तो आपको टीडी की इंटरेस्ट मिलेगी। 5 महीने के लिए आप लोगों को क्या मिलेगा? सेविंग बैंक की इंटरेस्ट मिलेगी। सेम रूल्स अब 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी और 3 ईयर टीडी के लिए भी एप्लीकेबल होंगे। इस बात का ध्यान रखिए। नेक्स्ट सी नंबर पॉइंट में देखते हैं। सी नंबर पॉइंट में क्या है? क्या वेयर आर डिपॉजिट इन 2 ईयर, 3 ईयर और 5 ईयर अकाउंट इज विड्रॉन prematurely after the expiry of 1 year from the date of deposit, interest on such deposit shall be payable to the account holder for the completed year and months commencing on the date of deposit and ending with the date of withdrawal, and such interest shall be calculated at the rate of at the rate at the rate which shall be less by 2% points than the rate specified for a deposit of 1 year, 2 year, 3 year, as the case may be. Interest for the completing year shall be completed on quarterly basis। इस तरीके से ये पूरा compounding basis in accordance with the provision of paragraph 7 for any part of the year, interest shall be payable as per provisions of sub paragraph B। और सब पैराग्राफ बी में क्या दिया हुआ है? सब पैराग्राफ बी में ये दिया है कि provided that if a 5 year time deposit account is closed after 4 year from the date of deposit, the rate admission for 3 year time deposit account shall be applicable for calculation of interest under this paragraph। सिंपली आप लोग फिर से देख लें इसमें क्या दिया हुआ है। इसमें ये दिया हुआ है कि जो आपकी 1 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी, 1 ईयर टीडी, 2 ईयर टीडी, 3 ईयर टीडी और 5 ईयर टीडी है, उसमें सेम ये था कि अगर आप लोगों को इसको हटा देते हैं, इसमें ये है कि आपकी जैसे ये टीडी खत्म हो गई, अगर किसी ने 2 ईयर टीडी को 1 साल और 5 महीने के लिए खुलवाया है, 1 महीने 5 साल, 1 महीने, हाँ 1 साल 5 महीने, 1 साल, 1 साल और 5 माह के बाद, यानी कि लगभग 7 महीने पहले से प्री मैच्योर रूप से क्लोज करवाना है, तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो टीडी के इंटरेस्ट रेट्स है ना, -2.3% कम करके, यानी कि अगर इंटरेस्ट रेट 7.5% है, तो इसका -2% का मतलब 5.5% के अकॉर्डिंग आप लोग इनका पेमेंट करें। लेकिन अभी क्या कर रहे हैं आप लोगों को, ये जो 2 ईयर और 3 ईयर है ना, सिर्फ यही ध्यान रखना है, यहाँ से भी 5 ईयर टीडी के जो अकाउंट्स है ना, वो जो कंडीशन है 5 ईयर टीडी वाली, वो यहाँ से भी हटा दी गई है। आप लोग इसका भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, अभी इसमें क्या जोड़ा गया है? नेक्स्ट आप लोग इसको देखें डी नंबर पर। Where a deposit in a 5 year account is withdrawn prematurely after 4 years from the date of opening of the account, interest shall be payable at the rate of applicable of the post office saving account। यहाँ पर क्या दे रखा था? यहाँ पर ये दे रखा था कि 5 ईयर की जो टीडी है ना,
इसको अगर कोई 4 साल बाद क्लोज करवाता है, प्री मेच्योर रूप से क्लोज करवाता है 4 साल बाद में, तो इस पे क्या करना है कि जो 3 ईयर टीडी की जो इंटरेस्ट रेट्स है ना वो दे देंगे हम लोग। 3 ईयर टीडी के इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करेंगे। लेकिन अभी रूल क्या दे दिया है कि 5 ईयर टीडी है ना, आप इसे कभी भी क्लोज करवाओ 5 ईयर टीडी पे, आप लोगों को पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट वाली ही इंटरेस्ट रेट्स मिलेगी। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, इसमें डी पॉइंट क्या था कि एनी इंटरेस्ट ऑलरेडी पेड ऑन द डिपॉजिट अंडर पैराग्राफ 7 शैल बी रिकवर्ड फ्रॉम द अमाउंट ऑफ रीपेमेंट ऑफ डिपॉजिट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी अकाउंट की, टीडी अकाउंट की 1 ईयर की हो, 2 ईयर की हो, 3 ईयर की हो, 5 ईयर को, अगर ऑलरेडी हम लोगों ने टीडी अकाउंट की जो इंटरेस्ट है पीओएसबी, पोस्ट ऑफिस के सेविंग अकाउंट में दे दी है, तो वो माइनस करके आप लोगों को फाइनल पेमेंट के समय पर देनी है। और इसमें भी वही सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। नेक्स्ट, थर्ड स्कीम के बारे में जाने। थर्ड स्कीम में है पीपीएफ के बारे में। पीपीएफ स्कीम 2019 में, इसमें जो रूल नंबर 13 है उसका जो सेकंड प्रोविजन है इसको देखें। पहले क्या था, पहले इसमें यह था कि प्रोवाइडेड दैट ऑन सच प्रीमेच्योर क्लोजर इंटरेस्ट इन द अकाउंट शैल बी अलाउड एट द रेट ऑफ विच shall be lower by 1% than the rate at which interest has been credited in the account from time to time since the date of opening of the account or date of extension of the account as the case may be। इसमें ये कह रहे हैं कि पीपीएफ के अकाउंट को प्री मैच्योर रूप से अगर क्लोज करना है, जो भी इंटरेस्ट रेट उस क्वार्टर में थी 7.1 थी तो -1% यानी कि 6.1% की इंटरेस्ट के हिसाब से पेमेंट करना है। और मान के चलते हैं कि इंटरेस्ट की 7.5% -1 यानी कि 6.5% के अकॉर्डिंग पेमेंट करना है। अभी इसमें क्या है, इसमें ये दे रखा है कि फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द करंट ब्लॉक पीरियड ऑफ द 5 ईयर एज द केस में, यानी कि यहाँ पर जो दिया हुआ था कि डेट ऑफ एक्सटेंशन के समय पर या डेट ऑफ ओपनिंग ऑफ अकाउंट के समय पर टाइम टू टाइम जैसे वेरिएबल चेंज हो रहे हैं ना उस हिसाब से आपको पेमेंट करना है। लेकिन यहाँ पर दिया हुआ है कि 5 साल का जो ब्लॉक पीरियड है ना, फर्स्ट 5 ईयर का, उसमें देखना है आप लोगों को, उसमें देखना है कि आप लोगों की जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, उसके हिसाब से आप लोगों को -1% करना है। देन फोर्थ पॉइंट देखें, फॉलोइंग आर द इम्पोर्टेंट चेंजेस इन द स्कीम फीचर। सीनियर सिटीजन में क्या चेंज किया गया है, इन्वेस्टमेंट थ्रू रिटायरमेंट बेनिफिट्स कैन बी मेड विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रिटायरमेंट बेनिफिट्स। इसमें सिंपली क्या बताया गया है कि सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो अकाउंट्स खोले जाते हैं, जिनकी जो रिटायरमेंट बेनिफिट्स की जो हम लोग रिसीव देते थे, जो कि पहले विद इन मंथ देते थे, उसके लिए 3 मंथ्स कर दिए गए हैं। दूसरा, अगर स्पाउस ऑफ द रिटायरमेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुज एज इज 55 years and died in harness can invest in the scheme irrespective of age subject to the other condition। इसमें ये है कि अगर कोई फीमेल है तो उनका मेल, अगर कोई मेल है तो उनकी फीमेल, और 55 की एज पर उनकी डेथ हो जाती है, रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय है और 55 की एज पर डायड होती है उनकी हार्नेस की वजह से, तो उनकी जो स्पाउस है ना, वो बिना किसी एज लिमिट के भी उसमें वो उस अकाउंट को कंटिन्यू कर सकते हैं। सेकंड है कि आप लोग, थर्ड में है कि आप लोग किसी भी सीनियर सिटीजन के अकाउंट को फर्दर 3 साल के लिए कितनी बार भी आप लोग इसे हम बढ़वा सकते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स टिल द डेथ ऑफ द डिपोजिटर। यानी कि जब तक बढ़ा सकते हैं, कब तक, जब तक जमाकर्ता की मृत्यु ना हो जाए तब तक आप लोग इसे अगले 3 साल के लिए कई बार इसे बढ़वा सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में है फोर्थ नंबर पॉइंट में है कि एक्सटेंडेड अकाउंट कैन बी क्लोज प्रीमेच्योरली बिफोर 1 ईयर सब्जेक्ट टू द डिडक्शन ऑफ 1% ऑफ द डिपॉजिट अकाउंट। इसमें ये दिया हुआ है कि अगर किसी ने 5 साल बाद में अकाउंट बढ़वाया 3 साल के लिए, और 5 साल के बाद में छठी साल ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है उनसे, यानी कि 5 साल और कुछ महीने ही, कुछ महीने भले ही उनके 11 महीने हो, कुछ महीने अगर उनका अकाउंट चला है, तो इस जो पीरियड का जो 1 साल का जो टाइम है ना, इसके लिए आप लोगों को जो आपका अमाउंट है SCSS जितने से खुला है ना, उसका -1% करके आप लोगों को जो टोटल पैसा है वो आपको दे दिया जाएगा। नेक्स्ट, टीडी के बारे में क्या है, टीडी में क्या है कि जो 5 ईयर टीडी है उसको आप लोग क्लोज करवा सकते हैं। 5 ईयर टीडी अकाउंट कैन नॉट बी प्रीमेच्योरली क्लोज टिल कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ डिपॉजिट। 5 ईयर टीडी को आप लोग अभी नॉर्मल कंडीशंस में प्रीमेच्योर रूप से क्लोज नहीं करवा सकते हैं, कब तक, जब तक उसको 4 साल कंप्लीट ना हो जाए। और इन केस ऑफ प्रीमेच्योर क्लोजर ऑफ 5 ईयर टीडी अकाउंट आफ्टर 4 ईयर,
यानी कि 4 साल कंप्लीट होने के बाद में भले ही 4 साल 11 माह अकाउंट चल गया हो, प्री मेच्योर रूप से अगर अकाउंट क्लोज करवाते हैं तो उस समय पर आप लोगों को उस पर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट की इंटरेस्ट मिलेगी। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये जो सारी चीजें हैं वो इस एसबी ऑर्डर नंबर में बताई गई है। तो इन सारी चीजों को आप लोगों को ध्यान रखना है। फिलहाल के लिए इस वीडियो को करता हूँ मैं एंड। ये है इस वीडियो का। धन्यवाद।